जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 9 के चैप्टर सेकेंड क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में देखा कि कैसे पदार्थों को शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने की विधि में हम लोगों ने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के बारे में देखा। इसके पहले हम लोगों ने और भी विधियों के बारे में देखा है और बाकी जितने बचे हुए विधियाँ हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप पिछला वीडियो देखते हैं तो आगे आने वाले आज के वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के बाद आज हम अगली विधि पढ़ेंगे जो कि है आसवन विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टिलेशन। तो यदि हम बात करें आसवन विधि की, तो आसवन विधि डिपेंड करता है दो अलग अलग द्रवों के क्वथनांक पर, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पर। तो क्वथनांक क्या होता है मैंने आपको बता रखा है कि जब किसी भी द्रव को गर्म करते हैं तो उसके जो उबलने का टेम्परेचर होता है, यानी जिस टेम्परेचर पर वो उबलने लगता है उसको हम बोलते हैं क्वथनांक। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ कि इस विधि का प्रयोग तभी करते हैं जब दोनों द्रव आपस में क्या हो, घुलनशील हो। अघुलनशील पदार्थों के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं करते। तो अघुलनशील पदार्थों के लिए जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि फनेल विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि हम लोगों ने तेल और पानी के मिश्रण को अलग किया। परंतु अगर घुलनशील द्रव हैं तो उनके लिए हम आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है दो घुलनशील द्रवों की आसवन विधि। तो याद रखिएगा कि आसवन विधि का प्रयोग तभी करते हैं जब दो द्रव आपस में क्या हो, घुलनशील हो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें एसीटोन एवं जल के मिश्रण को लिया गया है। तो ये दोनों आपस में क्या है, घुलनशील द्रव है। तो इन दोनों घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, आसवन विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि इस विधि में जो भी हम द्रव लेते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का जो अंतर होना चाहिए, जैसे किसी का 20 डिग्री हो, किसी का 30 डिग्री हो, ठीक है, किसी का हो सकता है 40 डिग्री हो। तो इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ कि जब दो घुलनशील द्रवों को आपस में अलग करते हैं तो हम आसवन विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि दो से अधिक घुलनशील द्रव हों तो उसमें हम आसवन विधि का प्रयोग नहीं करते, उसमें हम यूज़ करते हैं प्रभाजी आसवन विधि। तो प्रभाजी आसवन विधि क्या है, इसे हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आसवन विधि की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लास्क में हम लोगों ने जल और एसीटोन का मिश्रण लिया हुआ है। इसे जब हम गर्म करते हैं तो एसीटोन का जो क्वथनांक होता है वो जल से कम होता है, इसलिए भाप बन जाता है। अब इसे हम कंडेंसेशन ट्यूब से गुजारते हैं। कंडेंसेशन ट्यूब में हम क्या करते हैं, एक तरफ से ठंडा जल भेजते हैं जो कि भाप को ठंडा कर देता है, और भाप को ठंडा करके, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नली है, इसके ऊपर जल जाता है, ठीक है ना। तो जब ठंडी जल जाता है तो वो क्या कर देता है, उस भाप को ठंडा कर देता है, यानी कि हम कह सकते हैं एसीटोन के भाप को ठंडा कर देता है। और एसीटोन का जब भाप ठंडा हो जाता है तो द्रव रूप में इस बीकर में, नीचे वाले बीकर में इकट्ठा हो जाता है। तो कंडेंसेशन जो ट्यूब है इसका कार्य होता है भाप को ठंडा करना, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो इस तरह से बीकर में आपको मिल जाएगा एसीटोन और फ्लास्क में बचा रह जाता है जल। तो आइए यहाँ पर मैं आपको इसके सिद्धांत के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो संघटकों यानी कि कंपोनेंट के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। तो जैसे उदाहरण की बात करें, जब हम पानी और एसीटोन के मिश्रण को गर्म करते हैं तो हम लोगों ने देखा कि जो एसीटोन है, एसीटोन का क्वथनांक कम होता है, और जब ये गर्म होता है तो वाष्प के रूप में ट्यूब में चला जाता है, और फिर हम लोग इसे कंडेंसेशन ट्यूब यानी कि संघनन नलिका में ठंडा करते हैं, और ठंडा करने के बाद यह द्रव बन जाता है। इस प्रकार एसीटोन बीकर में एकत्र हो जाता है, जबकि जो पानी होता है वो फ्लास्क में एकत्रित हो जाता है। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि जो आसवन विधि है उसमें दो द्रव को यूज़ करते हैं, लेकिन जब दो से अधिक द्रव होते हैं और उनके क्वथनांक अलग अलग होते हैं तो हम प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि प्रभाजी आसवन विधि द्वारा उसमें उपस्थित जितने भी द्रव हैं, यानी कि जितने भी संगठक यानी कि कंपोनेंट है, वे सभी प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग हो जाते हैं। जैसे हम बात करें पेट्रोलियम की, तो जब पेट्रोलियम को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है
तो उससे डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पैराफिन, मोम ये सभी क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। आइए पदार्थों को शुद्ध करने की अगली विधि के बारे में जानते हैं, जो कि है क्रिस्टलीकरण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलीकरण होता क्या है, तो पहले मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो नमक है समुद्र के जल से हमें प्राप्त होता है, तो उस विधि में हम क्रिस्टलीकरण विधि का ही प्रयोग करते हैं। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो कोई भी ऐसा विलयन हो जिसमें दो घटक हो, ठीक है, तो एक घटक को हम क्या करेंगे, वाष्प के रूप में निकाल देंगे, और उसके बाद जो दूसरा घटक बचा रहेगा वही हमारा कहलाएगा क्रिस्टलीकरण। तो जो हमारा दूसरा घटक बचेगा वो ठोस रूप में बचेगा। यानी कि किसी विलयन में हम सभी जानते हैं कि विलेय और विलायक होते हैं। विलेय यदि ठोस रूप में है तो हम जो विलायक है, यानी कि जो विलायक द्रव रूप में है, उसे वाष्प रूप में बदल देते हैं, और जब वाष्प रूप में वो बदल जाता है तो बचा हुआ जो विलेय ठोस पदार्थ के रूप में है वो हमें प्राप्त हो जाता है, और यही प्रक्रिया कहलाती है क्रिस्टलीकरण। तो आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो हम क्या करेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को लेंगे जो कि अशुद्ध रूप में रहता है। तो सबसे पहले इसे हम सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं और गर्म करते हैं, और जो विलयन बनता है उसे पूरी रात रख कर छोड़ देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि केवल जो शुद्ध कॉपर सल्फेट होता है उसके क्रिस्टल बनते हैं, जबकि जो अशुद्धियाँ होती हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में रह जाती हैं। इसके पश्चात हम क्या करते हैं कि इस विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लेते हैं, और जो शुद्ध क्रिस्टल होता है वो प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं कि क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण से बेहतर क्यों है। वाई क्रिस्टलाइजेशन इज़ बेटर देन एवापोरेशन। तो यदि हम बात करें वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में अंतर की, यानी कि जो क्रिस्टलीकरण है वाष्पीकरण से बेहतर क्यों है, तो इसमें पहला जो फ़ायदा है ये है कि जो कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं, कुछ गर्म करने पर चीनी के समान झुलस जाते हैं। यानी कि होता क्या है वाष्पीकरण में कि जब हम गर्म करते हैं विलयन को तो उसमें जो ठोस रहते हैं वो गर्म करने पर विघटित हो जाते हैं, जिससे कि क्या होता है, नुकसान होता है, यानी कि अशुद्धियाँ और बन जाती हैं, जबकि क्रिस्टलीकरण में ऐसा नहीं होता। सेकंड बेनिफिट ये है कि छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलेय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, जबकि अगर वाष्पीकरण होता है तो वाष्पीकरण होने पर ये अशुद्धियाँ ठोस को संदूषित यानी कि प्रदूषित कर सकती हैं। तो ये अंतर है वाष्पीकरण और क्रिस्टलीकरण में, यानी कि क्रिस्टलीकरण वाष्पीकरण से बेहतर है। अब बात करते हैं हम क्रिस्टलीकरण के उपयोग की। तो पहला है समुद्र पानी से नमक को साफ करना यानी कि शुद्ध करना, और दूसरा है क्रिस्टल को पृथक करना यानी कि शुद्ध रूप में, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा ऊपर की ओर कि कॉपर सल्फेट को हम लोगों ने कैसे अलग किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीकरण क्या होता है। तो दोस्तों अशुद्ध पदार्थों को शुद्ध करने की विधियां जो थी वो यहीं पर समाप्त होती हैं। आइए चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, और हमारा अगला टॉपिक है मिश्रण तथा यौगिक में अंतर। तो दोस्तों मिश्रण क्या होता है, जब हम किसी पदार्थ को आपस में मिला दें तो वो क्या होता है, मिश्रण होता है। जैसे कि हम तत्व को ले लें या फिर यौगिक को ले लें, उनको आपस में मिला दें तो हमारा क्या बनेगा, मिश्रण बनेगा। तो मिश्रण में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि यौगिक में क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है। दूसरा डिफरेंस ये है कि किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, जबकि संगठन में परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम मान लें, मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता रहा है, पानी को हम बर्फ़ में बदल दें, फिर बर्फ़ को पानी में बदल दें, तो इसमें क्या होता है, कोई नया पदार्थ तो बनता नहीं है, बस उसके संगठन में परिवर्तन होता है। जबकि यौगिक में क्या होता है कि नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। यह अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं, यानी कि ये नया पदार्थ बनाते हैं, लेकिन जो नया पदार्थ बनता है उसमें जो संगठन होते हैं, यानी कि जिस कंपोनेंट से वो बना होता है उसका एक निश्चित अनुपात होता है और एक निश्चित द्रव्यमान होता है। तीसरा अंतर यह है कि मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुण धर्मों को दर्शाते हैं, यानी कि मिश्रण में जो भी पदार्थ लिए गए हैं वे अपने गुण को बनाए रखते हैं। लेकिन यौगिक में क्या होता है, नए पदार्थ जो बनते हैं, क्योंकि नया पदार्थ बनता है तो नया पदार्थ बनने के कारण जो पदार्थ मिलाए गए थे उनके गुण क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो उनके गुणों का बदलने का कारण है कि नए पदार्थ का बनना। चौथा अंतर है मिश्रण में घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि भौतिक विधियों को अपनाकर
हम मिश्रण में जो उपस्थित घटक है उनको अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक में क्या है कि हम घटकों को केवल रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही अलग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं मिश्रण में लोहे तथा गंधक का मिश्रण, यानी कि लोहे और गंधक को आपस में मिलाए तो मिश्रण बना। लेकिन यौगिक में क्या होगा कि गंधक तथा लोहा आपस में क्रिया कर लेंगे और आयरन सल्फाइड बना देंगे। तो ये अंतर होता है कि मिश्रण में क्या होता है कि हम पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है, इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती। लेकिन यौगिक में क्या होता है कि जो हम पदार्थ मिलाए हैं वो आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो ये अंतर हुआ मिश्रण और यौगिक में। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारा अगला टॉपिक है स्थिर अनुपात का नियम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जो अनुपात है वो स्थिर है, अनुपात बदल नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ मिलाए जाते हैं वो एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम ले लें H2O को, तो H2O में अगर देखें हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात तो वो है 1:8। अब कैसे है, जैसे कि हाइड्रोजन का हम 1 ग्राम ले लें और ऑक्सीजन का 8 ग्राम ले लें तो जल के आधे अणु बनेंगे, यानी कि हाफ रेशियो में H2O बनेगा, यानी कि आधा मोल H2O बनेगा। अब ऐसा क्यों है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन का 1 अणु लिया है, लेकिन जल में हाइड्रोजन के कितने अणु होते हैं, 2 अणु होते हैं। तो अगर हमें H2O का 1 मोल बनाना है तो हाइड्रोजन के 2 अणु लेने होंगे, तो इसलिए यहाँ पर हम 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका अनुपात है 1:8। तो जब हम 2 ग्राम हाइड्रोजन ले रहे हैं तो ऑक्सीजन कितना लेना होगा भाई, जस्ट उसका डबल लेना होगा, यानी कि ऑक्सीजन हमें लेना होगा 16 ग्राम। क्योंकि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए था 8 ग्राम ऑक्सीजन, तो 2 ग्राम हाइड्रोजन के लिए होगा 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर बनेगा हमारा H2O, यानी कि अणु बनेगा जल का। तो ये तो मैंने आपको मिलाकर बताया। आइए मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, आप इसमें बताइएगा कि कितना यूज़ होगा। तो मान लीजिए कि हम लोगों ने लिया 5 ग्राम हाइड्रोजन और ले लिया 80 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि 5 ग्राम हाइड्रोजन और 80 ग्राम ऑक्सीजन। तो क्या बनेगा, तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको इसके करने का तरीका बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन भाग लेता है, तो यदि 5 ग्राम हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 8 × 5 कर देंगे, यानी कि 40 हो जाएगा, यानी कि 40 ग्राम ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, 80 ग्राम लिया है। तो इस 80 ग्राम से कुछ नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी 40 ग्राम की और बनेगा 45 ग्राम H2O। तो बचा हुआ 40 ग्राम क्या होगा, तो बचा हुआ जो 40 ग्राम है उसका कोई यूज़ नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का 40 ग्राम यूज़ होगा और जो बचा हुआ 40 ग्राम है वो वैसे ही पड़े रहेंगे। तो ये था स्थिर अनुपात का नियम, यानी कि कोई भी पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो एक स्थिर अनुपात में ही मिलते हैं। तो किसी भी रासायनिक संयोजन के 5 नियम होते हैं, लेकिन आपके क्लास 9th में 2 ही नियम पढ़ने हैं। जैसा कि पीछे हम लोगों ने पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम, और दूसरा नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो 9th में आपको रासायनिक संयोजन यानी कि 2 तत्वों के जो जुड़ते हैं वही क्या कहलाता है, रासायनिक संयोजन कहलाता है। तो रासायनिक संयोजन के 2 नियम आप में पढ़ने हैं, एक था स्थिर अनुपात का नियम और दूसरा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आइए समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में न तो कोई पदार्थ बनता है और न ही नष्ट होता है, बस यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है, और इसे ही हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आइए इसे उदाहरण के थ्रू समझते हैं। तो जैसा कि अगर हम ले लें हाइड्रोजन का 2 ग्राम ले लें, ठीक है, और ऑक्सीजन का ले लें 16 ग्राम। तो जब हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम लेंगे तो हमारा जल बनेगा। लेकिन जल का कितना ग्राम बनेगा, कितना बनेगा, 18 ही बनेगा, क्योंकि इधर जब 18 है, 16 और 2 18, तो इधर भी तो 18 होना चाहिए। कैसे होगा ये देखते हैं। तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है, और हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2, तो 2 × 1,
प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16। तो अगर इसको टोटल कर ले तो हमारा कितना आ जाएगा 18 ग्राम, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बाएं तरफ भी 18 ग्राम है और दाएं तरफ भी कितना है 18 ग्राम ही है। तो हमने देखा कि जितना हम लोगों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान लिया उतने ही द्रव्यमान का हमारा जल बना। तो ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इस प्रकार से हमारा जो ये चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हुआ। तो आने वाले दिनों में इससे जुड़े हुए जितने भी आपके अभ्यास के प्रश्न हैं मैं उसे सॉल्व कराऊंगा। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। और आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।